से तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर पर बैन लगा दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा एक्स पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। ऐसा क्या किया जाए कि इस इस्तेहसाल को रोका जा सके और भारत की जानिब से जो गैर कानूनी इकदाम रोजाना की बुनियाद पर उठाए जा रहे हैं उस पर कोई कदगन लगे, उसको कोई आलमी कवानीन के अंडर लाया जा सके। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के अवाम, सियासी जमातें वो क्या कर रही हैं? वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अभी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें, आप उसके बाद अवाम जो है वो घरों में ना बैठे सड़कों पर निकले। जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। हमारे कश्मीरी बहन भाई जो कि हमारे ऐसे बहन भाई हैं कि हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और ये अकेले नहीं हैं, हम इनके साथ हैं और कभी पीछे नहीं हटेंगे। एक दिन यकीनन कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। यूएपीए के तहत गैर कानूनी संगठन से घोषित किया गया तहरीक हुर्रियत देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया करता था। कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों के हकूक के लिए आवाज उठाई है और उठानी भी चाहिए और उठाते रहेंगे। जो कुछ भी हो रहा है वो सबके सामने, लेकिन उसके बावजूद आलमी बरादरी खामोश है। जालिम के हाथ नहीं रोके जा रहे, कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा? अब इंडिया यूएई से 1,40,000 किलो सोना खरीदने जा रहा है, वो भी विदाउट टैक्स। मोदी जो है वो कहता है जी कि ये मुसलमान और सिख और बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन सारे इनको मैं हिंदू बनाऊंगा। तो यहाँ के रहने वाले मुसलमानों का तो वो दुश्मन है, लेकिन जिन लोगों ने इधर इस्लाम फैलाया है उनसे वो अवार्ड लेता है। उसकी जो डबल गेम है उसको सऊदी अरब और यूएई ये क्यों रियलाइज नहीं करते? लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जो ताल्लुकात इंडिया और यूएई के दरमियान बिल्ड हो रहे हैं, जो उनके दरमियान फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, ये हमारे साथ होना चाहिए था एज अ मुस्लिम कंट्रीज। ये अपॉर्चुनिटीज हमें ज्यादा मिलनी चाहिए थी। मुसलमानों चले जाओ, कुरान छोड़ो या हिंदुस्तान छोड़ो। कभी हमने भी कहा क्या बात कर रहे हैं? ये इन्होंने कहा नहीं है, बाल ठाकरे ने कहा नहीं है। अच्छा, ये बाल ठाकरे क्या था? इनका आरएसएस का गुंडा ही था ना वो। जय हिंद दोस्तों, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के तहरीक हुर्रियत को आतंकी संगठन घोषित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में जानकारी दी। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर को यूपीए के तहत एक गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। जय संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है। जय समूह जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार फैला रहा है और आतंकवादी गतिविधियां जारी रखे हुए है। उन्होंने आगे लिखा कि पीएम मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा। अमित शाह ने अपने इस ट्वीट को पीएम मोदी को भी टैग किया। आपको पता होगा कि इंडिया और यूएई के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो दिन ब दिन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं और इंडिया के और यूएई के दरमियान कुछ अर्सा पहले एक जो है डील साइन हुई थी कि दोनों कंट्रीज के दरमियान जो भी ट्रेड होगी उसमें ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर टैक्स लागू नहीं करेंगे। अब इंडिया जो है वो यूएई से 1,40,000 किलो सोना लेने जा रहा है विदाउट एनी टैक्स। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, कहना बस यही है कि इतना कोई ज़्यादा शॉकिंग चीज़ तो नहीं है ये, क्योंकि अगर तो आप कंपैरिजन में चले जाएं तो इंडिया की जो करेंसी है वो रिसेंटली जो है वो इंटरनेशनल करेंसी भी जो है उसको डिक्लेयर किया गया है। सो इतना शॉकिंग नहीं है क्योंकि तरजीहात का थोड़ा सा फ़र्क है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे तरजीहात कुछ और हैं और इंडिया की तरजीह ये है कि वो अपने जो मुल्क को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि ये इतनी कुछ ज़्यादा मेरे नज़दीक कुछ बड़ी बात है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जैसे उस कंट्री की तरजीह अपने मुल्क को आगे लेके जाने की है, सो वो इस तरह की मज़ीद चीज़ें जो वो आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि वो मज़ीद करेंगे। अच्छा, हमने ना कुछ दिन पहले ये खबर सुनी और इस पर हमने काम भी किया, वीडियो भी हमने रिकॉर्ड की कि इंडिया और यूएई के दरमियान जो है ऑयल डील हुई है। जैसे आपने बात की इंडिया की करेंसी की, और इंडिया ने यूएई को जो पेमेंट की थी वो इंडियन करेंसी के अंदर की थी। जी बिल्कुल, सिर्फ यूएई नहीं और भी तकरीबन 16 से 17 ममालिक ऐसे हैं कि जिनके साथ इंडिया की जो ट्रेड चलती है और इस साल से जो है वो ट्रेड पहले डॉलर्स में वो करते थे, लेकिन आफ्टर दैट कि जब उनकी अपनी करेंसी जो है वो इंटरनेशनल डिक्लेयर हुई है, सो उनकी अब जितनी भी ट्रेड है वो तो उनकी अपनी करेंसी में हो रही है। सो इसका जो है वो बेनिफिट उनको बहुत ज़्यादा है और आई होप कि हम भी इस तरफ थोड़ा सा तवज्जो दें कि हम अपनी चलें करेंसी को फिल फॉर तो इंटरनेशनल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मुआशी हालात को कुछ बेहतर कर लें ताकि और कुछ ना हो तो हमारी आवाम को तो फ़ायदा हो। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जो ताल्लुकात इंडिया और यूएई के दरमियान बिल्ड हो रहे हैं, जो उनके दरमियान फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, ये हमारे साथ होना चाहिए था एज अ मुस्लिम कंट्रीज? ये अपॉर्चुनिटीज़ हमें ज़्यादा मिलनी चाहिए थी? मेरे नज़दीक जितनी जैसे जैसे वक्त बदल रहा है
सिर्फ हमारे पास यही कहने को बच गया कि हम मुसलमान हैं। मे भी हम वो काम करते भी कि नहीं जो मुसलमानों की प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये कि ये 1300-1400 साल पहले जो अरब से जो तजारती काफ़िले आए थे उनके ज़रिए यहाँ पे इस्लाम जो है उनके ज़रिए आया। तो अब मोदी जो है वो कहता है जी कि ये मुसलमान और सिख और बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन सारे इनको मैं हिंदू बनाऊंगा। तो यहाँ के रहने वाले मुसलमानों का तो वो दुश्मन है, लेकिन जिन लोगों ने इधर इस्लाम फैलाया है उनसे वो अवार्ड लेता है। उसकी जो डबल गेम है उसको सऊदी अरब और यूएई ये क्यों रियलाइज़ नहीं करते? इसमें ज़रा बराबर भी शक नहीं कि ये अनडिज़ायरेबल एक्ट्स थे, जैसे यूएई वालों ने किया, उसको अवार्ड दिया। उससे पहले एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा वहाँ बनाया, उसकी बहुत वो हुई। और सिमिलरली लेकिन देखिए कंट्रीज़ के अपने जो ताल्लुकात हैं ना बाईलैटरल, वो उनके अपने मफादात के लिए हैं। और अभी लेकिन जनरल साहब ये बायलैटरल इशू तो नहीं है। आप ये उन ममालिक की बात हो रही है जिन्होंने इस रीजन में इस्लाम फैलाया है। जी जी, उन्होंने इस्लाम फैलाया है और मोदी की लड़ाई इस्लाम के साथ है, मुसलमान के साथ है। तो ये तो एक इंटरनेशनल इशू है, ये बायलैटरल इशू किस तरह हो गया? देखिए मोदी कभी भी ये नहीं कहता कि ये इस्लाम के खिलाफ है, वो तो कहता है पाकिस्तान के खिलाफ है, वो पाकिस्तान की दुश्मनी। आरएसएस और हिंदू महासभा जो है वो वाज़े तौर पे इस्लाम के भी खिलाफ है, क्रिश्चियनिटी के भी खिलाफ है। अपने दलित के भी वो मोदी का जो अपनी इंटरनल पॉलिसी है वो तो आपके सामने है ना, सारी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ और ख़ुसूसन मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका जो डिक्लेयर्ड स्टांस है वो तो ये नहीं है, वो तो मुसलमान ममालिक के साथ उनके अभी जो मोहम्मद बिन सलमान 70-75 बिलियन डॉलर की वहाँ इन्वेस्टमेंट की है, उससे पहले किंग ने वहाँ विज़िट किया, इनके आपस में बाईलैटरल टाइज़ हैं। इसी तरह दुबई के साथ उनका है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हमें इंटरनली अपने आप को स्ट्रांग करना है, हमें इकनॉमिकली अपने आप को बेहतर करना है, और हमें अपनी एक डिप्लोमेसी अक्रॉस द वर्ल्ड वो बेहतर करनी है। हमें इस पे नहीं कहना कि फलाना मुल्क हमारे लिए क्या करे, बिकॉज मुल्कों की अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं। उनके अगर अपने इंटरेस्ट को इंसाइड करेंगे हमारे साथ तो वो फिर हमारे पीछे आएंगे। ये ज़रूरी बात है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो अपने तौर पर, एंड आई एम श्योर कि हर हुकूमत के अंदर लीडरशिप अपने ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनका इजहार हर जगह के ऊपर करते रहे। ठीक है, अच्छा। तो हम ये समझते हैं कि कई दफ़ा आपका जो दोस्त मुल्क है उसकी अगर कोई रवाबत आपके दुश्मन के साथ हो तो वो आपके लिए मुस्बत तरीके से भी इस्तेमाल किए जा सकते। आपको पता है कि सऊदीया, ईरान और इराक ने कहा है कि हमारी जो जेलें हैं ना वो पाकिस्तानी कैदियों से भर गई हैं। लोग यहाँ पर उम्रा करने और ज़ियारतें करने की गर्ज से आ जाते हैं, लेकिन बाद में यहाँ पर आके गायब हो जाते हैं, भीख मांगने लग जाते हैं, जराइम में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो उन्होंने कहा हमारी जेलें भर गई हैं मुस्लिम कैदी से। जब भी इस तरह की हरकतें दूसरे मुल्कों में जाकर करेंगे हमारी क्या इज्जत होगी इंटरनेशनली? बिल्कुल आपने जो चीज़ें बताई हैं ये बिल्कुल इसमें सच्चाई है, हकीकत है कि हमारे जो यहाँ पे एक्चुअली हमारे यहाँ पे हर चीज़ को ऑर्गेनाइज के लेवल पे जो है ना, ऑर्गेनाइज के लेवल पे जाके जो रन किया जाता है। अगर आपने भिखारियों का तस्करा किया तो बिल्कुल ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई जो इन लोगों को जो है वो फंड जारी करती हैं और इनको वहाँ पे भेजती हैं। उम्रा पे लोग जाते हैं या हज के दौरान जाते हैं तो वो इसी तरह के जो है वो काम करते हैं। फिर जाहिर सी बात है वो वहीं पे जेल में जो उनको वो कैद के लिए रख लिया